नमस्ते दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। इस पार्ट का नाम है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, यानी आज से हज़ारों साल पहले से लेकर मॉडर्न टाइम से पहले तक दुनिया कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, ये हम समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एंशिएंट ट्रेड रूट्स जैसे सिल्क रूट्स ने एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ा, कैसे नए क्रॉप्स और खाने जैसे पोटैटो, मेज़ और टोमेटो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट गए, कैसे यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट सिर्फ गन से नहीं बल्कि डिजीजेस से भी जीता गया, और कैसे धीरे धीरे वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर एशिया से यूरोप शिफ्ट हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र, एक ऐसी कहानी जो बताती है कि ग्लोबलाइजेशन सिर्फ आज की नहीं बल्कि पुरानी दुनिया का भी एक रियलिटी था। तो अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो आज जो हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं तो हम सोचते हैं कि कुछ नए ज़माने का इंटरनेट, ट्रेड और टेक्नोलॉजी के बारे में है, लेकिन ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस का ये सफ़र हज़ारों साल पुराना है। इसमें हम ट्रेड, माइग्रेशन, कैपिटल मूवमेंट और आइडियाज़ और कल्चरल एक्सचेंज इंक्लूड करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो फेजेस हैं ग्लोबलाइजेशन के, वो प्री मॉडर्न वर्ल्ड से मॉडर्न वर्ल्ड कैसे हम गए। अब अगर हम बात करें कि ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस हिस्ट्री में कैसी रही, तो ह्यूमन सोसाइटी हमेशा आपस में इंटरलिंक्ड रही। ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट और पिलग्रिम्स एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे, नॉलेज के लिए, वर्क के लिए, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए। परसिक्यूशन मतलब जो लोग अत्याचार से दूर भागने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, और ये अपने साथ गुड्स, मनी, आइडियाज़, स्किल और कभी कभी तो जम्स भी इधर से उधर लेके जाया करते थे। तो आप ये देख सकते हैं, इमेज के थ्रू एक इमेजिनेशन ला सकते हैं कि यहाँ पे लोग जो हैं, अलग अलग टाइप के लोग पूरी दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट किया करते थे, और सबका मोटिव अलग हुआ करता था। अब अगर हम बात करें एंशिएंट ट्रेड की, जो कि इंडस वैली से वेस्ट एशिया की तरफ हुआ था, तो क्या हुआ था कि एंशिएंट ट्रेड लिंक्ड होता था सिविलाइजेशन में, जैसे कि इंडस वैली से वेस्ट एशिया में आया अबाउट 3000 BCE में थ्रू एक्टिव कोस्टल ट्रेड। और मालदीव्स की कौरी आप जानते हो, हिंदी में कौड़ी कहा जाता है, जो कि चाइना और ईस्ट अफ्रीका तक पहुंचती थी। ये एक टाइप की करेंसी थी जो पहले चला करती थी। ये कुछ कौड़ी ऐसी दिखती है। और जर्म्स और डिसीज़ भी इसी ट्रेड रूट के अलोंग भी स्प्रेड हुआ फ्रॉम 17th to 13th सेंचुरी। तो आप ये पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं कि ऐसा कुछ माइग्रेशन और ट्रेड होता था उस ज़माने में। फिर अगर हम बात करें सिल्क रूट की, तो दोस्तों आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा। ये सिर्फ सिल्क नहीं बल्कि एक वाइब्रेंट ट्रेड और कल्चरल नेटवर्क था जो एशिया और यूरोप को अफ्रीका से जोड़ता था, ज़मीन से भी और समुंदर से भी। तो इस नेटवर्क हुआ करता था लैंड और सी रूट्स का, जो कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ता था। इसमें जो ट्रेडेड गुड्स थे वो चाइनीज सिल्क, इंडियन स्पाइसेस और यूरोपियन गोल्ड सिल्वर भी एक्सचेंज हुआ करते थे, और कल्चर एक्सचेंज भी हुआ करता था इसमें, जैसे कि क्रिश्चियन मिशनरीज और मुस्लिम प्रीचर्स भी ये रूट का यूज़ करके अपना धार्मिक संदेश इधर से उधर ले जाया करते थे। और बुद्धिज़्म भी इसी रूट से एशिया के कई पार्ट्स में फैला। तो ये आप देख सकते हैं, कुछ सिल्क रूट ऐसा कुछ बना हुआ था जो कि आपके बुक में भी दिया गया है। अब आप ये देख सकते हैं सिल्क रोड के बारे में, जो कि मेन रूट था। ग्रीन कलर से इसको डिपिक्ट किया गया है सिल्क रूट, और ये रेड कलर से जो है वो है अदर कैरावन रूट। फिर अगर हम बात करें फूड की, तो आपको पता है कि फूड एक कल्चर एक्सचेंज था। स्पेगेटी और नूडल्स का रिश्ता चाइना से हो सकता है क्या, ये आपको पता है क्या? ऐसा भी हो सकता है कि नूडल्स वेस्ट में ट्रैवल करके स्पेगेटी बन गया हो, और अरब ट्रेडर्स ने पास्ता सिसिली ले गए हों।
ये हमें बताता है कि खाना भी कल्चर के जैसे एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेज, टोमेटो, पोटैटो, चिली, स्वीट पोटैटो, सोया, ये सब अमेरिका से आए हुए थे। इन्हें यूरोपियन और एशिया लोगों ने कोलंबस के अमेरिका पहुंचने के बाद ही जाना। तो अगर देखें कि पोटैटो का यूरोप में इम्पैक्ट क्या हुआ, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। यूरोप के गरीब लोग को क्या था कि जब पोटैटो खाने की आदत लग गई तो उनका जो सेहत था काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गया और वो लॉन्गर लाइफ होने लग गई उनकी। लेकिन जो आयरलैंड जैसे देश थे, इस पे इतने डिपेंडेंट हो गए थे कि 1840s में फैमाइन आ गया था, जिसके कारण पोटैटो क्रॉप फेलियर हो गया था और लोग मास स्टार्वेशन के कारण भूख से मरने लगे थे। फिर अगर देखें कि 16th सेंचुरी में जो वर्ल्ड था वो श्रिंक होने लगा था। 16th सेंचुरी में एक बड़ा बदलाव आया जब यूरोपियन सेलर्स ने एशिया के लिए समुद्री रास्ते ढूंढने लगे और अमेरिका भी पहुंच गए। तो इसी के कारण जो वर्ल्ड था वो सिकुड़ने लगा ड्यू टू फास्टर मूवमेंट। इंडिया ओशन एक बस्लिंग ट्रेड जोन बन गया और इंडिया एक इम्पॉर्टेंट हब था ओल्ड ट्रेड नेटवर्क का। तो आप ये मैप के थ्रू देख सकते हैं कि यूरोप के थ्रू इम्पॉर्टेंट सी रूट्स बन गए अलग अलग जगह जाने के लिए। अब हम बात करेंगे कि अमेरिका ग्लोबल ट्रेड में कैसे एंटर किया। तो प्री 1500 की अगर बात करें तो अमेरिका काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड था, ये दुनिया से काफ़ी अलग था। लेकिन 1500 के बाद अगर बात करें तो क्रॉप्स, मिनरल्स और लैंड ने ट्रांसफॉर्म कर दिया ट्रेड को। अगर हम देखें तो पेरू और मेक्सिको के सिल्वर ने यूरोप के ट्रेड को बूस्ट कर दिया था और एल डोराडो एक मिथिकल सोने का शहर बन गया यूरोपियन इमेजिनेशन का हिस्सा। तो ये जो फोटो आप देख सकते हैं, ये एल डोराडो सिटी का एक इमेजिनेशन पिक्चर है। लोग ऐसा सोचते थे कि ये सोने का शहर कुछ ऐसा दिखता होगा। अब हम बात करते हैं कन्क्वेस्ट, डिजीज और कोलोनाइजेशन की। तो स्पेन और पोर्टुगल ने जब अमेरिका में अपनी कॉलोनी बनाई तो उनका सबसे बड़ा वेपन ना तो गन था ना आर्मी, बल्कि एक छुपी हुई डिसीज जिसका नाम था स्मॉल पॉक्स। यूरोप से आए जर्म्स से अमेरिका के जो असली लोग थे, जो अलग थे और जिनमें इम्यूनिटी नहीं थी, तेजी से मरते गए। ये आइसोलेटेड थे और कोई इम्यूनिटी नहीं थी। तो इसके कारण क्या हुआ कि पॉपुलेशन एकदम से कम हो गई और इजियर कन्क्वेस्ट हो गया। तो आप ये देख सकते हैं कि कन्क्वेस्ट यूरोपियन का काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया। फिर अगर बात करें कि डिजीज़ को इन्होंने एक वेपन की तरह यूज़ किया। स्मॉल पॉक्स, उनको पता था कि स्मॉल पॉक्स आर्मी से ज़्यादा जल्दी फैलेगी। गन्स को तो हम सामने रहकर लड़ सकते हैं, पर स्मॉल पॉक्स को हम कैसे लड़ेंगे। इस डिजीज़ का कोई रेजिस्टेंस नहीं था। तो ये बायोलॉजिकल कन्क्वेस्ट यूरोपियन डोमिनेंस की तरफ ले गया इसको। अब अगर बात करें कि प्री मॉडर्न यूरोप में लाइफ कैसी थी, तो यूरोप में काफ़ी ज़्यादा गरीबी थी, क्राउडेड था और अनहाइजेनिक था। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन थे। और जो डिसेंडर्स मतलब जो विरोधी थे, वो अमेरिका भाग गए थे उनकी सेफ्टी के लिए। स्लेवरी और प्लांटेशन की बात करें अगर अमेरिका में, तो 17th और 18th सेंचुरी में अफ्रीका से लाकर स्लेव्स को अमेरिका भेजा गया। उनसे कॉटन फार्म्स और शुगर प्लांटेशंस पर काम करवाया गया। ये सारा माल यूरोप में एक्सपोर्ट होता था। एक पूरी इकोनॉमी स्लेव्स के दम पर चल रही थी। अब अगर देखें कि इंडिया और चाइना का रोल कैसा रहा, तो दोस्तों ये जानना एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 18th सेंचुरी तक इंडिया और चाइना दुनिया के सबसे वेल्दिएस्ट रीजन हुआ करते थे। लेकिन जब चाइना ने अपना फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया
फ्रॉम 15th सेंचुरी चाइना आइसोलेट हो गया, तो जो यूरोप था उसका फ़ायदा उठाया और वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर एशिया से यूरोप को शिफ्ट कर लिया गया। तो आप ये देख सकते हैं कि टिल 15th सेंचुरी यहाँ पे जो यूरोपियन ट्रेड था वो कम था और इंडिया चाइना का ज़्यादा था, पर इसके बाद ये जस्ट अपोजिट हो गया। अब अगर समरी की बात करें तो हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन मॉडर्न टाइम से काफ़ी पहले आ चुका था। ट्रेड, फूड, पीपल और आइडियाज़ ने प्री मॉडर्न ग्लोबल वर्ल्ड को शेप किया था। कंक्वेस्ट हमने ईजिली कर लिया था थ्रू जर्म्स, नॉट बाय जस्ट बाय गन्स। प्लांटेशन अमेरिका में अफ्रीकन स्लेव्स के द्वारा की गई, जिससे पूरी यूरोपियन इकोनॉमी डिपेंडेंट थी, और यूरोप एक पावरफुल फोर्स इमर्ज हुआ आफ्टर कोलोनाइजिंग एंड ट्रेड। तो हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन कोई नई चीज़ नहीं है। प्राचीन समय में भी दुनिया के एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, ट्रेड, माइग्रेशन, रिलीजन और फूड के थ्रू। डिजीजेस ने भी कंक्वेस्ट में रोल प्ले किया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट्स और सब्सक्राइब करें पढ़ाई निंजा को।